हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और उत्पाद अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बता दिए थे। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व को समझेंगे कि हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते क्यों हैं। इस बात को समझेंगे। समझना भी तो ज़रूरी है अभी। हम करते जाएं और समझे ना तो क्या फ़ायदा इस बात का। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते क्यों हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो कुछ थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को देखो पहले। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस बात का मतलब यह है, यदि हम मीठा पानी बनाते हैं तो उसमें मैंने मान लिया 2 किलो चीनी ले ली हमने, और 2 किलो पानी लिया। कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब चीनी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, पर मैं वैसे ही मान रहा हूँ। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 4 kg बनेगा। इस कहने का मतलब मेरा ये है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें आपने 1 किलो पहला प्रोडक्ट लिया, 2 किलो दूसरा वाला प्रोडक्ट लिया, तो जो उत्पाद बनेगा वो 3 किलो बनेगा। उसके मतलब पूरा तो नहीं बनेगा, लगभग फिक्स ही बनेगा, 3 के आसपास ही बनेगा। लिमिट में रहेगा, न 3 से ज़्यादा होगा कुछ, न 3 से कम होगा। तो कुल कहने का मतलब मेरा यही है कि इसमें द्रव्यमान का ह्रास नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया में। ना तो ह्रास होगा, ना ही इसमें बढ़ोतरी होगी। समझ गए। ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है, अब थ्योरी को साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो हम इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपका, Na+O2, और क्या बनना है, Na2O बनेगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व का मतलब ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद तीर से बाईं ओर तथा तीर से दाईं ओर स्थित परमाणु की संख्या समान रहती है। इसलिए हम इसको संतुलित करते हैं। समान करने के लिए संतुलित करते हैं, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें पहले भी परमाणु की संख्या समान थी और बाद में भी समान रहती है। तो इसलिए हम संतुलित करते हैं। अब जैसे हमने Na+O2 की अभिक्रिया कराई तो हमें Na2O मिला। अब ये जो Na2O बनेगा, इसमें परमाणुओं की संख्या इतनी ही रहेगी जितनी कि इधर थी। इधर ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु थे, तो इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु ही रहेंगे। तो इधर 2 करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब इधर ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट Na4 हो गए। ये वाला इसमें गुणा कर देता है ना, तो 2 दूनी 4, तो Na4 हो गए। इधर कितने अन्य हैं, इधर तो एक ही अन्य है, तो इधर भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा। तो इधर 4 अन्य हो गए, इधर भी 4 अन्य हो गए। सोडियम इधर भी 4, इधर भी 4। ऑक्सीजन की देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। समझ गए। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद परमाणु की संख्या में ह्रास नहीं होता है। परमाणु की संख्या उतनी रहती है जितनी कि प्रोडक्ट के पास पहले थी, और बाद में भी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहती है। तो इसलिए हम संतुलित करते हैं इसको। संतुलित करना की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है एक्चुअली में। तो आगे बढ़ते हैं और आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लो लिया मैंने, Gn+H2SO4 का। तो ये बना आपका GnSO4+H2, ये बना आपका। तो इसमें हमें परमाणु की संख्या समान करनी है। किस लिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए, और ये आवश्यक है। तो इधर Gn एक है, इधर भी Gn एक है। SO4 ऐसे का ऐसे ही, H2 इधर 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और हम। दूसरा एग्जांपल लिया हमने Fe+H2O। तो इसकी अभिक्रिया कराई तो बना हमें Fe3O4+H2। इसमें हमें बैलेंस ही करने की आवश्यकता है। इसमें क्यों करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो हम एक्चुअली में अगर हम करेंगे ना इसको, तो ये प्रोडक्ट परमाणुओं की संख्या समान रहेगी। तो हमें इसमें दर्शाने के लिए समान करनी पड़ती है। समझ रहे हो। तो इधर Fe3 है, इधर Fe कितने हैं, इधर Fe1 है, तो इधर मुझे 3 करने पड़ेंगे। Fe इधर मैंने 3 कर दिए। Fe3 हो गए। अब ऑक्सीजन के देख लेते हैं। ऑक्सीजन इधर इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन और कुल 2 हैं, एक है, मतलब इधर 4 है, इधर एक है। तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे क्योंकि इधर 4 हैं। ऑक्सीजन 4 हो गए। हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर कितने को 4 दूनी 8 ही है, इसमें गुणा करेगा तो इधर भी हमें 8 करने पड़ेंगे। तो 8 करने के लिए मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। ये बैलेंस हो गई। अगली देखते हैं। आगे भी एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 2 एग्जाम्पल हो गए, एक ना 3 एग्जाम्पल हो गए, एक ये वाला था। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है आपका Na+H2O। क्या बनेगा आपका, NaOH प्लस हाइड्रोजन, यही तो बनेगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। इसकी बैलेंस ही करनी है हमें। H इधर 2 है, इधर H कितने हो गए, एक ही हो गया, 3 3 H हो गए।
अब इधर भी हमें 3 करने पड़ेंगे। तो क्या करें अब? तो पहले मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। एच कितने हो गए? 4 हो गए। इधर भी दो, 2 एच ये होगा, 2 एच ये होगा, 4। इधर कितने? 2। तो इधर 4 करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इधर भी 4 एच हो गए, इधर भी 4 एच हो गए। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ इधर कितने हैं? 2, क्योंकि ये 2 इधर इसके लिए भी वैलिड है। तो इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई। अब सोडियम देख लेते हैं। सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर हमने 2 लगा दिया, इसकी वैलेंसी हो गई। समझ गए? इसको संतुलित क्यों करते हैं ये तो आप समझ गए। संतुलित करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उसमें परमाणु की संख्या बनने से पहले भी और बनने से बाद भी समान रहती है, इसलिए हम इसको संतुलित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन है, वो उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे बारीकी से। तो पहला है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? अरे बड़ा सिंपल है। तो आंसर देख लो। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगर हम मैग्नीशियम को कहीं रख देंगे तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। इस परत को हटाने के लिए साफ करते हैं, इतनी सी बात है। बस जरा सी बात थी। हम लोहे को रख देते हैं, लोहे के ऊपर जंग चढ़ जाता है, उस जंग चढ़ जाता है तो उस जंग को साफ हटाने के लिए हम उसको रगड़ते हैं रेगमाल से। वही कंडीशन मैग्नीशियम के साथ है, इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो इसे हटाने के लिए साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहली अभिक्रिया है आपके हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनना है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब समीकरण लिखनी है या अभिक्रिया लिखी हुई है, अब हमें समीकरण लिखना है इसके लिए। तो समीकरण लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये रासायनिक अभिक्रिया में है इस टाइम। समीकरण लिखने के लिए हम इसके रासायनिक प्रतीकों में निरूपित कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या है? H2 है। क्लोरीन का क्या है? Cl2 है। बन क्या रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl बनना है। अब इसको संतुलित कर दो। इधर Cl1 है, इधर Cl2 है, तो इधर भी हमने Cl2 कर दिए। इधर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस ही हो गई। इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, Cl2 Cl2 बैलेंस ही हो चुकी है। अगला देखते हैं। दूसरी आपकी रासायनिक अभिक्रिया यह है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको समझते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। एल्युमिनियम BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल थ्राइज, ये होता है बेरियम सल्फेट का। अब एल्युमिनियम सॉरी 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 बेरियम क्लोराइड को दोबारा लिखते हैं BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट का होता है आपका, एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल थ्राइज, सही है। बेरियम सल्फेट का क्या होता है? BaSO4। BaSO4 एल्युमिनियम BaSO4 ही होता है बेरियम का, हाँ BaSO4। और एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होता है। तो हमें कहने का मतलब कुल यहाँ हमने बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया कराई तो हमें एल्युमिनियम बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड मिला। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। इधर एल्युमिनियम कितने? 2 हैं। इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 2 हैं। तो मुझे 2 करने के लिए एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। एल्युमिनियम 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब देखते हैं सल्फेट की। तो सल्फर की वो क्लोरीन की इधर क्लोरीन कितने? 2 हैं। इधर क्लोरीन कितने हैं? 3 दूनी 6 हैं। तो इधर भी 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए मैंने यहाँ 3 लगा दिया। अब बेरियम की देखते हैं। बेरियम इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर 3 लगाना पड़ेगा। बेरियम भी हो गया। अब बेरियम हो गया, एल्युमिनियम भी हो गया, सल्फर ये सल्फेट रह गया आपका। तो SO ये यहाँ पर थ्राइज लगा हुआ है, यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर 3 हुआ, मतलब इस 3 का मतलब है कि इसके ये ऐसे करके, समझ गए? यहाँ पर 3 लगा हुआ है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सोडियम प्लस जल इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसे समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो सोडियम का हमें Na लिखना पड़ेगा, जल का H2O लिखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH लिखना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का आपको H2 लिखना पड़ेगा। अब हमने ये अभिक्रिया थी, इसे समीकरण में परिवर्तित कर दिया। इसको संतुलित कर दीजिए। इधर इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर की साइड 2 और 1 3 है ना, तो 3 तो संतुलित नहीं हो पाएगा, 4 करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया। इधर अब ये 4 हो गए, इधर कितने? 2, तो यहाँ भी 2 लगा दिया, 4 हो गए। अब इधर Na कितने हो गए? 2 हो गए, तो मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब O की बैलेंस देख लो। इधर कितने हैं? 2 है। इधर भी O कितने हैं? 2 है। हो गया। आगे बढ़ते।
चौथा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू सोडियम सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड आएगा, यहाँ क्लोराइड लिखना भूल गया था मैं, क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको जब समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो बेरियम क्लोराइड का तो है आपका BaCl2 और सोडियम सल्फेट का है आपका Na2SO4 और इधर सोडियम क्लोराइड बनना है, इसका NaCl है। बेरियम सल्फेट का क्या होता है BaSO4। ये आपको याद होने चाहिए, 9th क्लास की बात है ना, ये याद होने चाहिए। अब इसमें संतुलित कर दो, इधर Na कितने 2 हैं, इधर Na कितना 1 है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। Na इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, Na 2 हो गए। Cl के देख लेते हैं, Cl इधर कितने हैं 2 हैं, ये के लिए Cl इधर भी 2 हैं, तो Cl भी आपके 2 हो गए। अब Ba हो गया, Ba रह गया, Ba इधर 1 है, इधर भी 1 है, Ba की हो गई। और SO4 इधर खाली SO4 है, इधर भी खाली SO4 है, बैलेंस ही हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और भाई के चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें यार, बहुत ही समझ जाओ अब आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में चैप्टर के, तब तक के लिए पढ़ते रहो।